हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण के 28 पाठ पढ़े हैं। 29वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम समास की शुरुआत करेंगे, समास का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित यदि सिलेबस जोड़ा जाता है तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियोज बहुत ही अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में ये सभी वीडियोज उपलब्ध हैं। आप पहले वीडियो से यदि आप एक सीरीज के माध्यम से लगातार वीडियोज देखते हैं तो हिंदी व्याकरण का बहुत ही कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स उतार सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम के समय तो ये वीडियोज इतने अति महत्वपूर्ण हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं। तो एग्जाम के समय तो 2-3 दिन पहले तो इन वीडियोज को आप अवश्य ही एक बार 2 बार रिवीजन करके जाएं, ताकि आसानी से पूरा हिंदी व्याकरण आपको कंठस्थ रहे, अच्छी तरह से आपको उसका रिवीजन हो सके। 29वें पार्ट में पढ़ेंगे समास। समास 2 शब्दों से मिलकर के बनाया, सम धन आस। सम का अर्थ होता है निकट या पास, और आस का अर्थ होता है बैठना। 2 शब्दों का परस्पर मेल समास कहलाता है। यदि 2 शब्द आपस में मिलते हैं तो वहां पर समास होता है। जब 2 या 2 से अधिक शब्द पास पास बिठा दिए जाएं और उनके बीच में विभक्ति चिन्ह या पदों का लोप कर दिया जाता है तो उसे समास कहते हैं। कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द पास पास बिठा दिए जाते हैं, उनके बीच में से कोई विभक्ति चिन्ह लोप हो जाता है, किसी पद का लोप हो जाता है, तो वहां पर समास होता है, उसे समास कहते हैं। नोट: संधि में 2 वर्णों यानी अक्षरों का मेल होता है, जबकि समास में 2 शब्दों का मेल होता है। दोस्तों, यहाँ पर अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं कि संधि में 2 वर्णों यानी 2 अक्षरों में मेल होता है, लेकिन समास में 2 शब्दों का मेल होता है। संधि में वर्णों का और समास में शब्दों का मेल होता है। समास के भेद 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारी समास, द्वंद्व समास, और छठा है बहुवरीही समास। शब्द को देख सकते हैं, शुद्ध शब्द है बहुवरीही समास। यहाँ पर ये शब्द बोलता है द्विगु समास, क्योंकि द में स्वर नहीं है, व में रस्व ई है, रस्व ई स्वर है। द्विगु समास, और यह है बहुवरीही। पद की प्रधानता के आधार पर पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद 4 होते हैं। समास के वैसे भेद 6 माने जाते हैं, लेकिन पद की प्रधानता के आधार पर यदि पूछ लिया जाए कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। पहला है पहला पद प्रधान। यदि किसी समास का पहला पद प्रधान है तो उसे क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास। तो दोस्तों, याद रखना कि पहला पद प्रधान होता है तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। दूसरा पद प्रधान होता है तो वहां पर तत्पुरुष समास, द्विगु समास, क्रमधारी समास होता है। पहला पद प्रधान अव्ययीभाव समास, दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष समास, द्विगु समास, क्रमधारी समास। दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास, और यदि कोई अन्य ही पद प्रधान है तो वहां पर होता है बहुवरीही समास। सबसे पहले हम अव्ययीभाव समास का अध्ययन करते हैं। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की निम्न विशेषताएं होती हैं। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में पहला पद कोई अव्यय शब्द होता है। अव्यय शब्द होता है, अव्यय का अर्थ होता है जो कभी बदलता नहीं है। लिंग वचन कारक काल का जिस शब्द पर प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अव्यय कहते हैं, और अव्यय कोई अविकारी भी कहते हैं। तो अव्यय शब्द अव्ययीभाव समास में सम्मिलित किए जाते हैं, जो कि पहला पद होता है। तो पहला पद प्रधान, पहला पद कोई अव्यय शब्द होता है तो अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास में उपसर्ग युक्त पद होते हैं, यानी उपसर्ग का प्रयोग अव्ययीभाव समास में होता है। पुनरावर्ती शब्द अव्ययीभाव समास में होते हैं। जिसमें परिवर्तन न हो वे शब्द भी अव्ययीभाव समास में होते हैं। संज्ञा विशेषण अव्यय की तरह काम आए तो वे भी अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। तो अव्ययीभाव समास की विशेषताएं कौन कौन सी हैं?
दोस्तों अव्ययभाव समास का पहला पद प्रधान होता है, पहला पद कोई अव्यय शब्द होता है, उपसर्ग से युक्त होता है, पुनरावृत्ति के शब्द भी अव्ययभाव समास में आते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। संज्ञा विशेषण शब्द भी कई बार अव्यय के रूप में काम आकर के अव्ययभाव समास के उदाहरण बनते हैं। अव्ययभाव समास के दो भेद होते हैं, पहला पद अव्यय या फिर अव्यय पद पूर्व अव्ययभाव समास। पहला पद यदि अव्यय है तो वहां पर अव्ययभाव समास होगा। इसका दूसरा नाम है अव्यय पद पूर्व यानी पहले। यदि पहला पद अव्यय है तो अव्ययभाव समास है। पहला पद नाम पद, पहला पद नाम पद, दूसरा है नाम, इसका है संज्ञा पद पूर्व अव्ययभाव समास। पहला पद नाम पद हो, नाम पद का यहां पर अर्थ है कि कोई भी संज्ञा विशेषण शब्द जो अव्यय की तरह यदि प्रयुक्त हो रहा है तो वहां पर पहला पद नाम पद अव्ययभाव समास होगा। संज्ञा पद पूर्व, यदि पहले पद में कोई संज्ञा या विशेषण है लेकिन अव्यय की तरह यदि प्रयुक्त हो रहा है तो वहां पर अव्ययभाव समास होता है। तो अव्ययभाव समास के दो भेद होते हैं, पहला पद कोई अव्यय हो या कोई पहला पद संज्ञा विशेषण हो लेकिन वह अव्यय की तरह प्रयुक्त हो रहा हो तो वहां पर भी अव्ययभाव समास होता है। तो अव्ययभाव समास का पहला भेद है पहला पद अव्यय। पहला पद कोई अव्यय हो, अव्यय पद पूर्व अव्ययभाव समास। पहला पद यदि अव्यय है तो अव्ययभावी, पहला पद अव्यय है तो पहला पद अव्यय या अव्यय पद पूर्व अव्ययभावी समास होता है। जैसे समास जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है तो उसे पहला पद अव्यय कहते हैं। यदि समस्त पद का पहला पद कोई अव्यय है या कोई उपसर्ग है तो वहां पर अव्ययभाव समास का पहला भेद होता है पहला पद अव्यय, क्योंकि उपसर्ग भी होते हैं ये भी अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं, उपसर्गों को भी अव्यय माना जाता है। जैसे यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथामति मति के अनुसार, आमरण मरण तक, आ समुद्र समुद्र पर्यंत, प्रत्येक हर एक, बखूबी खूबी के अनुसार, आकंठ कंठ तक। ये अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं और अव्ययभाव समास का जो पहला उपभेद होता है पहला पद अव्यय, ये उसके उदाहरण हैं। तो पहला पद अव्यय या तो पहला पद कोई अव्यय शब्द होगा या कोई उपसर्ग होगा तो वहां पर अव्ययभाव समास का पहला उपभेद पहला पद अव्यय होगा। अव्ययभाव समास का दूसरा भेद है पहला पद नाम पद या फिर संज्ञा पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव, यानी पहला पद कोई संज्ञा विशेषण होगा लेकिन वह अव्यय की तरह प्रयुक्त हो रहा होगा तो वहां पर पहला पद नाम पद या संज्ञा पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव समास होता है। जैसे नियमानुसार, नियम के अनुसार, सेवार्थ सेवा के लिए, जीवन भर पूरे जीवन, दिन भर पूरे दिन, दानार्थ दान के लिए, पेट भर पेट भरकर, कर्मानुसार कर्म के अनुसार। यहाँ पर जो पहला पद है वो संज्ञा या सर्वनाम है लेकिन अव्यय की तरह यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है। अन्य नियम, पहला पद आ उपसर्ग से बना हो तो उसके विग्रह में पद के अंत में तक लिखा जाता है। यदि अव्ययभाव समास का कोई उदाहरण है और उसमें आ उपसर्ग से उसकी शुरुआत हो रही है, अव्ययभाव समास का उदाहरण है और आ उपसर्ग से उसकी शुरुआत हो रही है, वो शब्द प्रारंभ हो रहा है तो उस समस्त पद का विग्रह करते समय पदों के अंत में तक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तक पद लिख दिया जाता है। तो दोस्तों हमने अव्ययभाव समास का पहला नियम पढ़ा है कि यदि अव्ययभाव समास का कोई भी समस्त पद यदि आ उपसर्ग से प्रारंभ हो रहा है तो समास विग्रह करते समय अंत में तक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आजीवन, तो आ उपसर्ग से शब्द का प्रारंभ हुआ है
तो अंत में हम तक लिखेंगे, जीवन रहने तक, या दूसरा समास विग्रह होगा जीवन भर। आ जन्म जन्म तक, यह होगा जन्म से। आ जानू बाहु, बाहु से जानू तक, जानू का अर्थ होता है घुटने और बाहु का अर्थ होता है भुजाएं। आ मरण, मरण तक। तो ये अव्ययभाव समास का पहला नियम था। अव्ययभाव समास का दूसरा नियम हम पढ़ते हैं कि जिस पद में पहला पद बे, नी, ना, निर, निस उपसर्ग से बना हो तो उसके विग्रह में अंत में प्राय अधिकतर रहित जोड़ते हैं अथवा प्रारंभ में बिना शब्द लिख दिया जाता है। यदि अव्ययभाव समास का पद है और उस शब्द का प्रारंभ निम्न उपसर्गों से हो रहा है, यदि बे उपसर्ग नी, ना, निर, निस उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में हैं तो वहां पर उनका समास विग्रह करते समय अंत में रहित लिखते हैं, और यदि रहित नहीं लिखते हैं तो प्रारंभ में फिर बिना शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे निडर, डर से रहित, अंत में रहित का प्रयोग किया गया, या फिर बिना डर के, शुरू में बिना शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि बे, नी, ना, निर, निस उपसर्ग से कोई शब्द प्रारंभ हो रहा है, जैसे निडर, नी उपसर्ग से प्रारंभ हो रहा है, तो अंत में या तो लगाएंगे सही रहित या प्रारंभ में लगाएंगे बिना। बेवजह, बिना वजह के, वजह से रहित। ना समझ, बिना समझ के या समझ से रहित। बेवफा, बिना वफा के या फिर वफा से रहित। तो ये अव्ययभाव समास का दूसरा नियम था। तीसरा नियम का हम अध्ययन करते हैं। अव्यय शब्द यथा से बने शब्दों का विग्रह पद के अंत में के अनुसार लिखकर अथवा प्रारंभ में जैसा जैसी लिखकर करते हैं। यदि कोई भी अव्ययभाव समास का पद है और वह यथा अव्यय शब्द यथा से प्रारंभ होता है, यदि कोई अव्ययभाव समास का पद है और वह यथा से प्रारंभ होता है, तो विग्रह करते समय या तो अंत में लिख देते हैं के अनुसार, या फिर प्रारंभ में लिख देते हैं, शुरू में लिख देते हैं जैसा या जैसी। दोस्तों, आप आसानी से समझ गए होंगे कि यथा अव्यय से यदि कोई शब्द प्रारंभ होता है अव्ययभाव समास का, तो उसके प्रारंभ में जैसा या जैसी का प्रयोग करते हैं, या फिर अंत में के अनुसार लिख देते हैं। जैसे देखते हैं यथोचित, तो यथा का प्रयोग किया गया है तो विग्रह किया गया है जैसा उचित है। प्रारंभ में जैसा आएगा या फिर अंत में के अनुसार, जैसा उचित है। यथा संभव, जैसा संभव है। यथा गति, गति के अनुसार। यथा योग्य, जो जितना है योग्य। तो यहां पर जो का प्रयोग किया गया है। अव्ययभाव समास का चौथा नियम है प्रति उपसर्ग से बने शब्दों का विग्रह करते समय प्राय मुख्य शब्द को 2 बार लिख देते हैं अथवा उस शब्द से पहले हर शब्द जोड़ देते हैं। यदि अव्ययभाव समास का उदाहरण है और वह प्रति उपसर्ग से प्रारंभ हो रहा है, तो जो मुख्य शब्द होता है उसको 2 बार लिख देते हैं या फिर हर शब्द लिख देते हैं। जैसे प्रतिदिन, तो लिख दिया हमने हर दिन, यानी मुख्य शब्द के पहले हर का प्रयोग करेंगे हर दिन, या फिर मुख्य शब्द को 2 बार लिख देंगे दिन दिन। तो यदि प्रति उपसर्ग से कोई शब्द प्रारंभ हो रहा है और उसका हमें विग्रह करना चाहते हैं, तो उस मुख्य शब्द को 2 बार लिख देंगे या फिर मुख्य शब्द के पहले हर का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रति क्षण, तो हर क्षण या फिर क्षण क्षण, तो मुख्य शब्द को 2 बार लिखा है क्षण क्षण, या फिर क्षण से पहले हर का प्रयोग किया गया है। प्रतिशत, हर शत या शत शत। प्रतिबिंब, बिंब का बिंब। प्रत्याघात, आघात के बदले आघात। तो यहां पर अव्ययभाव समास है, लेकिन अव्ययभाव समास का इसमें चौथा नियम लागू हो रहा है। 5वां नियम है पुनरावृत्ति शब्द। विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर क्रमधारी समास होता है। दोस्तों, हमने पढ़ा था अव्ययभाव समास की जब विशेषता हमने पढ़ी थी, तो वहां पर पढ़ा था कि पुनरावृत्ति यदि होती है शब्द में तो वहां पर अव्ययभाव समास होता है, लेकिन यदि विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर क्रमधारी समास होता है।
इसको हम ध्यान रख सकते हैं आसानी से, और आसानी से पहचान सकते हैं, दोनों समासों में अंतर कर सकते हैं कि यदि विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति होती है तो कर्मधारय समास होगा, और विशेषण को छोड़ करके अन्य शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर फिर अव्ययीभाव समास होता है। जैसे लाल लाल विशेषण शब्द है, दोनों पुनरावृत्ति हो रही 2 बार, तो यहां पर कर्मधारय समास है। काला काला विशेषण शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर कर्मधारय समास है। तो यदि विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर कर्मधारय समास होता है, और यदि विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति के अलावा अन्य शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर फिर अव्ययीभाव समास होता है। जैसे देखते हैं, अव्यय अव्यय की पुनरावृत्ति हो या संज्ञा संज्ञा की पुनरावृत्ति हो तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। तो दोस्तों आसानी से याद रख सकते हैं, विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति हो रही है तो वहां पर कर्मधारय समास, या फिर इसके अलावा अन्य किसी भी शब्द की या फिर अव्यय अव्यय की या फिर संज्ञा संज्ञा की पुनरावृत्ति हो रही है तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, चला चली चलने के बाद चलना, मारा मारी मार के बाद मार, हाथों हाथ हाथ ही हाथ में, रातों रात रात ही रात में, यहां पर रातों अनुस्वार है, भागम भाग भागने के बाद भागना। यानी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही शब्द 2 बार आ रहा है, लेकिन ये कोई अव्यय या संज्ञा शब्द है, इसलिए यहां पर अव्ययीभाव समास है। और यदि विशेषण की पुनरावृत्ति होती तो वहां पर फिर कर्मधारय समास होता। यहां पर हम कुछ विशेष फैक्ट हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन अब इतना पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे तो आसानी से और भी अच्छा समझ में आएगा। समास का अर्थ, यानी समास जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना, संक्षिप्त छोटा रूप करना। समास में प्राय 2 पद होते हैं, अधिकतर 2 ही पद होते हैं, पद ज्यादा भी होते हैं अधिक भी होते हैं, लेकिन प्राय अधिकतर समास में 2 पद होते हैं। पहला जो पद होता है उसको कहते हैं पूर्व पद या फिर प्रथम पद। पहले पद को प्रथम पद या पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद या द्वितीय पद कहते हैं। दूसरा पद को द्वितीय पद या उत्तर पद कहते हैं। उत्तर का अर्थ होता है बाद वाला और पूर्व का अर्थ होता है पहले वाला। तो पहले वाला पद पूर्व पद प्रथम पद, और बाद वाला पद उत्तर पद या द्वितीय पद। 2 पदों को मिलाने से बनने वाला पद सामासिक पद कहलाता है। यदि 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाते हैं तो उनसे मिलने वाला जो पद होता है वह सामासिक पद कहलाता है। दोनों पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। यदि दोनों पद आपस में मिले हुए हैं और हम यानी दोनों पद आपस में मिले हुए हैं यानी कि वह कोई सामासिक पद है। यदि सामासिक पद है या 2 से अधिक पद आपस में मिले हुए हैं, हम उनको यदि अलग करते हैं तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। तो सामासिक पद 2 या 2 से अधिक मिलने वाले पदों से बनता है, और समास विग्रह 2 या 2 से अधिक जो पद मिले हुए हैं उनको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको समास विग्रह कहते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में समास का अध्ययन किया, उसकी परिभाषा जानी, समास के भेद जाने और पदों के आधार पर भेद जाने, अव्ययीभाव समास का अध्ययन किया, उनके नियमों का अध्ययन किया, उनके भेदों का अध्ययन किया, साथ में जो समास से संबंधित मुख्य बिंदु हैं उनका हमने अध्ययन किया है। अन्य जो समास से संबंधित बचा हुआ है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।